नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 56। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 55 सेट देखे पूरे विस्तार के साथ। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। तंबाकू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। वहीं बात कर लेते हैं तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ। एग्जाम में ये सारे यूरोपीय कंपनियों के स्थापना के बारे में प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो इस 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी। वहीं बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। वहीं बात करें डेनिश की, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। और वहीं बात करें फ्रांसीसी की, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसके गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे इसके गुरु थे। जबकि इसके शिष्य हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के गुरु थे। वहीं बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। वहीं पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो हम लोग जानते हैं बारदोली सत्याग्रह से जुड़ने के कारण वहाँ की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दिया था। वहीं बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। वहीं बात करें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिला था। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव ने। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। हार क्यों हुई? जिसका सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने इसे धोखा दिया, उसके कारण इसकी हार हो गई थी। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। ये हम लोग जानते हैं 1764 ईस्वी में हुआ। 1764 में इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये भी क्वेश्चन आता है। हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और ये लड़ा किसके साथ? तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें तीनों संयुक्त सेनाओं को हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया था। चलिए प्रश्न है, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंह डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? यह 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समय। किसके समय में? डलहौजी के समय में जारी किया था। इसके बाद जो है 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसके बाद पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। कब? 1954 में शुरुआत हुई थी। वहीं डलहौजी के समय में ही तार सेवा का भी प्रारंभ हुआ था 1853 ईस्वी में। कलकत्ता टू आगरा शुरू हुआ था। वहीं पहली ट्रेन भी चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई टू थाने चला था। कितना किलोमीटर की दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर की दूरी। कितना? 34 किलोमीटर की दूरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते कौन सही नहीं। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, बिल्कुल सही। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, बिल्कुल सही। 30 से 33% राजस्व था।
कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी व्यवस्था थी। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे, ये गलत था। ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा शिवाजी 2 कर प्रारंभ किए थे। कौन कर लेते थे? चौथ और सरदेशमुखी। ये दोनों अपने राज्य से नहीं लेते थे, ये अपने दूसरे राज्य से लेते थे। चौथ जो होता था 1/4 राजस्व का 1/4 लिया जाता था आक्रमण नहीं करने पर, यानी मराठा उस पर आक्रमण नहीं करेगा। सरदेशमुखी इसके अलावा 10% लिया जाता जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। वहीं बात कर लेते हैं शिवाजी की। तो शिवाजी को कैद कब किया गया था जयपुर भवन में? तो 1666 ईस्वी, मई के 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था। वहीं शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा, एक बार 1665 ईस्वी में और एक बार 1670 ईस्वी में लूटा। और शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में पहली बार बजट पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए। जेम्स विल्सन जो ब्रिटिश सरकार का वित्त मंत्री था, इन्होंने सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को बजट पेश किया था। वहीं बात करें स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बजट पेश किसने किया था? तो आर के सन्मुख सेठी ने किया था। वहीं गणतंत्रता के बाद, यानी गणतंत्र के बाद भारत का पहला बजट पेश किसने किया था? जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में, और आर के देशमुखी ने 1947 ईस्वी में बजट पेश किया था। और बजट की चर्चा ना होकर वार्षिक वित्तीय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 में, किसमें? 112 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जिसका नाम है डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ऑप्शन नंबर सी। 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में डूरंड, तो ये डूरंड नाम किस पर रखा गया? तो उसमें ब्रिटिश सिविल सेवक थे हेनरी मार्टिन डूरंड, उसी के नाम पे इस रेखा का नाम डूरंड रेखा रखा गया था। ये अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद भारत और चीन की बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया। 1914 ईस्वी में किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। और ये कुल कितनी दूरी का है? तो 3323 किलोमीटर। वहीं लैंसडाउन ने ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित किया था, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष रखी गई थी। कितना? 12 वर्ष रखी गई थी। वहीं मेयो जानते हैं इसके समय पहली बार जनगणना हुआ था। लॉर्ड रिपन, इसे भारत का उद्धारक कहा गया है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका एक प्रसिद्ध कथन एग्जाम में पूछ लिया जाता। इनका कथन था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना ये किया गया था 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। 1902 ईस्वी में करजन के समय। किसके समय में? करजन के समय में किया था। तो करजन के समय में कुछ विशेष आयोग की भी गठन किया गया था। हम लोग कल के सेट में भी देखें, रिवाइज कर लेते हैं। सिंचाई आयोग की गठन किया गया था किसके अध्यक्षता में? तो स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। कब? 1901 ईस्वी में। उसके बाद पुलिस आयोग, तो पुलिस आयोग की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में किया था? फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अध्यक्षता किया था 1902 ईस्वी में। वहीं रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना किया गया था। वहीं 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। वहीं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1904 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दिया था मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने दिया था। 1856
1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक जो ब्राउन गैस के से चलती थी उसके स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। उसके जो कारतूस थे उसको राइफल में भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 का क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। यही एक जड़ हो गया जो 1857 का कारण बना। वहीं क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के थे, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान विहार कहलाता है, जबकि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है। और विहार के नाम से ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह ने उसका निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पूरा निर्माण किसने कराया, उसके पुत्र इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। शेरशाह की बात करें तो शेरशाह ने हुमायूं को शेरशाह ने 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके गद्दी पर बैठा था 1540 ईस्वी में। अच्छा, वहीं शेरशाह मकबरा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तब मीर मोहम्मद अलीबाग ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। शेरशाह की बात करें तो यह किस वंश से संबंधित था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो सूर्य वंश से था। एग्जाम में सूर्य वंश भी ऑप्शन में रहता है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य वंश का शासक था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था। तो हम लोग जानते हैं नील की खेती, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने पश्चिमी चंपारण में क्या नियम लगाया था, तो वहाँ कहा गया कि 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य है। औद्योगिकीकरण के कारण विदेशों में कपड़ों की मांग बढ़ गई और उसमें कलरफुल कपड़ों की मांग ज़्यादा बढ़ गई, तो कपड़ों को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती थी। और नील कहाँ से अंग्रेज ले आते थे, तो भारत से ले आते थे, तो वहाँ नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। यही तिनकठिया पद्धति कहलाती है। तो ये क्या था, नील की खेती से तिनकठिया संबंधित था। वहीं बात करें गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया, तो राम प्रसाद शुक्ल ने। 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें इनका मुलाकात हुआ था गांधी जी से, और गांधी जी से इन्होंने आग्रह किया था, इसके ओर ध्यान आकर्षित किया और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो ये तैयार किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। किनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और ये ख़त्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। लगभग 24 दिन में ये यात्रा पूरी हुई। गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ, कहीं कहीं 78 भी देता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 79 चाहे 78 दे, 79-78 दोनों में से एक ही रहेगा। तो 79-78 समर्थकों के साथ इन्होंने कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय की, इसमें भी कन्फ्यूजन है, कहीं 322 है, कहीं 240 किलोमीटर। तो इसकी दूरी करके वहाँ जाके दांडी में यह यात्रा को समाप्त किया था, और उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन किया था 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। इसके बाद भी कुछ प्रमुख अखबार बिहार से प्रकाशित हुए। उसके बाद 1881 ईस्वी में पटना से इंडियन क्रॉनिकल प्रकाशन हुआ। इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन पटना से हुआ था, क्रॉनिकल का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद
इसके बाद एक और अखबार था जो मौलाना मजरुल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो वो था द मदरलैंड। कौन था? द मदरलैंड पत्रिका का संपादन इसके द्वारा। उसके बाद बिहार स्टैंडर्ड, इसका भी प्रकाशन बिहार से किया गया था। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ से युद्ध हुआ था और फिर चित्तौड़ से संधि की गई, ये जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी। किनके समय में? जहांगीर के समय में। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच संधि हुई थी, चित्तौड़ की संधि। कौन सी संधि हुई थी? चित्तौड़ की संधि, जिसमें राणा अमर सिंह ने जहांगीर की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। जहांगीर की स्वाधीनता स्वीकार लिया। अच्छा, जहांगीर की बात आई तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुके बाबरी, क्या है? तुजुके जहांगीरी। इसको पूरा किसने किया था? बहुत बार एग्जाम आया। मोतबिंद खां। किसने पूरा किया था? मोतबिंद खां ने इसे पूरा किया था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? जिसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मुराद और मोहम्मद नासिर, आगा रजा, अबुल हसन, ये सारे किसके दरबार में थे? तो ये सारे थे जहांगीर के दरबार में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चांदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये हम लोग जानते हैं किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। ऑप्शन नंबर बी, बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन थे? उसी में से एक ये प्रमुख था। पहला था पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें लोदी की हार हो गई। लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। और इसके बाद कलंदर की उपाधि धारण की। उसके बाद खानवा का युद्ध ये 27 में हुआ, 17 मार्च 1527 ईस्वी। 17 मार्च 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। और इसके बाद उन्होंने कौन सी? गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी और खानवा के युद्ध में ही उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, 29 जून 1528 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने मेदिनी राय को हराया। उसके बाद घग्घर का युद्ध हुआ, जिसे घाघरा का युद्ध भी कहते हैं, 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। किसको हराया था? अफगानों को हराया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? तो ये किसका था? तो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें कबीर, नामदेव और रैदास की भी रचनाओं का संकलन है। वहीं आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया और हरमंदिर साहब मंदिर का भी निर्माण करवाया। कहाँ? अमृतसर जलाशय के मध्य में। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए, 2011 में। तो 2011 में कौन सी योजना प्रारंभ किया था? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये 2011 में प्रारंभ किया। 2014 से बहुत एग्जाम में आते हैं। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया? 14 में। जनधन योजना ये कब? 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। 2015 से भी क्वेश्चन बनते हैं, 2015 से। हृदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसके बाद सागरमाला परियोजना 2015 में प्रारंभ किया था। उजाला परियोजना 2015। अटल पेंशन योजना ये भी 2015 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। तो ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या होता है? तो ये होता है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी करना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग बताएं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है,
भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना क्यों किया गया है? तो इसकी स्थापना किया गया है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें किसमें है? तो ये पटना में है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? पटना में। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। वहीं बात करें पूर्वी चंपारण तो यहाँ विधानसभा की 12 सीटें हैं। वहीं गया की बात करें तो विधानसभा की 10 सीटें हैं। जबकि पूरे बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। वहीं बात करें राज्यसभा की 16 सीटें हैं। कितना? 16 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सही नहीं है। धारवाड़ संरचना मुंगेर जमुई गया क्षेत्र में, बिल्कुल सही। विंध्य श्रेणी कैमूर रोहतास, ये भी सही है। टर्शियरी रोहतास बांका, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। टर्शियरी ये जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र में ये टर्शियरी पाए जाते हैं और ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के सौंप दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं कौन सा अधिनियम, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत गवर्नर जनरल को समाप्त करके एक वायसराय नियुक्त किया गया और यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ का जो अधिकार है, वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया। प्रश्न है संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो ये कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। वहीं बात करें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देख लेते हैं। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये गलत है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, बिल्कुल ये सही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये भी गलत है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका जो है कौन सा सही है? तो इसका 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी 1 और 3 गलत है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये नहीं है। वह भारत का नागरिक हो और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है किस वर्ष पहली बार विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? यानी पहले 60 ओवर के होते थे, 50 ओवर का विश्व कप टूर्नामेंट कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1987 से, ऑप्शन नंबर डी। कब से? 1987 से हुआ। वहीं क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट का जन्मस्थली माना जाता है इंग्लैंड। कहाँ क्रिकेट का जन्म हुआ था? इंग्लैंड में होता। अच्छा, पहला टेस्ट कब खेला गया था? तो 1877 में। 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और पहला वनडे कब खेला गया था? 1971 में। ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। वहीं आईसीसी, इसका मुख्य आईसीसी, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और आईसीसी की स्थापना कब किया गया? तो आईसीसी की स्थापना 2005 ईस्वी में किया था। कब? 2005 ईस्वी में। वहीं बात करें विश्व कप, तो पहला विश्व कप कब खेला गया? 1975 ईस्वी में। जीता कौन था?
वेस्ट इंडीज़। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज़। भारत 2 बार अभी तक वनडे का विश्व कप जीते हैं। कब कब? 1983 और 2011। 1983 और 2011 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया? तो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भाग 3 को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जानते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है। और एक जो था संपत्ति का अधिकार, इसे निरस्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत, और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया और यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किया था बीपी मंडल। किसने किया था? बीपी मंडल। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया था 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में। पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसका गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेकर की अध्यक्षता में। काका कालेकर की अध्यक्षता में। उसके बाद 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इससे संवैधानिक दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 102वें संविधान संशोधन के तहत। 102वें संविधान संशोधन के तहत, और इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 338 का बी और 342 का ए, ये दोनों में जोड़ा गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो हम लोग जानते हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में 22 भाषा है, यानी कुल मिला के 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं 8 भाषा को कब कब जोड़ा गया। 8 भाषा पहला जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन, जो 1967 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, ये 2003 में हुआ और इसके तहत मैथिली को जोड़ा गया, डोंगरी को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया और बोडो को जोड़ा गया। ये 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नेपाली। तो नेपाली हम लोग देख लिए। नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन कब किया गया? 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में इसका गठन किया गया था। और इसकी पहली जो है महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। वर्तमान में रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, उसके बाद एक सचिव के अलावा 5 और सदस्य होते हैं। कुल 7 सदस्य उसमें होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसीथीमिया होती है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? पॉलीसीथीमिया बीमारी होती है। जबकि आरबीसी के घटने से, आरबीसी की कमी से एनीमिया होती है। कौन सी होती है? एनीमिया आरबीसी की कमी से होती है। वहीं डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकेमिया बीमारी होती है। कौन सी? ल्यूकेमिया बीमारी होती है। वहीं हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया बीमारी क्या होती है? तो इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक
तो कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं हम लोग। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ये सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, यही कथन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें प्रोकैरियोटिक, तो ये इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो जीवाणु और नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो ये हम लोग जानते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो ये उसके अलावा जितने भी जीव हैं उसमें जो है, जैसे मानव, तो मानव में क्या पाए जाते हैं, तो मानव में यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होते हैं, केंद्रक आवरण से घिरा संपुष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से क्रोमोमेटिन, इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहक द्रव लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। वहीं बात करें साइनोवियल फ्लूइड, तो साइनोवियल फ्लूइड ये कहाँ, ये उपास्थि के बीच पाए जाते हैं, ये उपास्थि के बीच पाए जाते हैं। वहीं बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये कहाँ पाए जाते हैं, ये टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। यह सेल के बीच के जगह को भरता है, सेल के बीच के जगह को भरता है। वहीं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भरता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भरता है। चलिए दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं, तो मम्स, रेबीज, हर्पीज ये तीनों जो है विषाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, विषाणु यानी वायरस से फैलते हैं। तो वायरस से और कौन कौन फैलते हैं, तो वायरस से हम लोग जान लेते हैं एड्स, डेंगू, पोलियो, छोटी माता, गलथो, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस ये सारे किससे फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। वहीं बात करें परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले, तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार ये जो है प्रोटोजोआ से फैलते हैं। वहीं बैक्टीरिया से कौन कौन, तो टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, फ्लैग, काली खांसी, निमोनिया और सिफिलिस ये सारे जो है बैक्टीरिया से फैलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो शक्कर के किण्वन के दौरान हमेशा कौन सा यौगिक बनता है, तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, एपीकल्चर। वहीं रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। वहीं बात करें पीसी कल्चर, तो हम लोग जानते हैं मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। अच्छा कुछ और जान लेते हैं, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन, इसी में कन्फ्यूजन होता है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहते हैं। वहीं फाइकोलॉजी शैवालों को, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान के अध्ययन को, वहीं फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं है, तो कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है, पेटिला, ऑप्शन नंबर डी, कौन सी, पेटिला, ऑप्शन नंबर डी, पेटिला। ये कहाँ की हड्डियां हैं, तो पटेला या पेटिला ये कहाँ की हड्डियां हैं, तो ये घुटना की हड्डियां, कहाँ की, घुटना की हड्डियां। वहीं स्टेपिज, मेलियस और इनकस ये कान की हड्डियां हैं। ये सब की संख्या 2-2 होती है, 2 कान है, दोनों कानों में 1-1 होता है। वहीं बात कर लेते हैं जांघ की हड्डी, तो जांघ की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर, कितना, फीमर कहते हैं, और ये 2 होते हैं जो दोनों जांघ मिला के। पिंडली, तो पिंडली में 2 टिबियो और फिबुला, पिंडली में 2 टिबियो और फिबुला, इसकी संख्या 4 होती है, 2 एक हाथ में, 2 एक हाथ में 4। घुटना में पटेला और टखना में टार्सन और तलवा में मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक गुणसूत्र कबूतर का, ऑप्शन नंबर सी। किसका? कबूतर। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होता है, जबकि सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या किस में होता है? टेरिडोफाइट में। किस में? टेरिडोफाइट में लगभग 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। कितनी होती है? 38 होती है। वहीं कुत्ता की बात करें, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। वहीं चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। अब मनुष्य में हम लोग जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अनाज से भी गुणसूत्र पूछ ले जाते हैं, जैसे मटर में गुणसूत्रों की संख्या, मटर में 14। प्याज में कितना होता है? तो प्याज में 16। मक्का में कितना होता है? मक्का में 20। और टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर ए। किससे? रिक्टर स्केल से मापी। वहीं भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी। भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जिसे सरफेस वेव भी कहते हैं, सरफेस तरंग भी कहते हैं। जो सबसे खतरनाक होता है वह एल तरंगे होता है। कौन? एल तरंगे होता है। 3 स्केल इसका, भूकंप की तीव्रता को 3 स्केल में हम लोग नापते हैं। एक रॉसी फेरल स्केल, एक मर्केरी स्केल और दूसरा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की खोज 1935 ईस्वी में हुआ था। कब? 1935 में रिएक्टर नामक व्यक्ति ने किया था। इसका पैमाना 1 से लेकर 9 होता है। कितना? 1 से लेकर 9 होता है। 2 से 3 रिएक्टर आने पर वह हल्का में दर्ज किया जाता है, यानी हल्का भूकंप होता है। वहीं 6.2 से ऊपर शक्तिशाली भूकंप की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो HIV वायरस प्रतिरक्षा सिस्टम को खत्म कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। वहीं बात करें प्रजनन, तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी बीमारियां होती है। प्रजनन संबंधी बीमारियां होती है, नपुंसकता संबंधी बीमारियां होती है। वहीं रक्त और रक्त वाहिकाओं, तो हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक में क्या होता है? ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उससे हार्ट अटैक होती है। तो हार्ट अटैक हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 में आते हैं के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो मरकरी नहीं आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, कार्बन, 4 और एक और। इसमें जो है ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं? कार्बन परिवार, जिसमें एक अधातु, कार्बन एक अधातु, 2 उपधातु, कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम, और 2 धातु, टीन और सीसा, कुल 5 तत्व को रखा गया है। वहीं जान लेते हैं हम लोग कि समूह की संख्या आवर्त सारणी में कितनी है? तो समूह की संख्या है 18। और वहीं आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या है 7। कितना है? 7। समूह 1 को क्षार धातु या एल्केन कहते हैं, एल्केन समूह। वहीं समूह 18 जो अंतिम समूह था उसे नोबल गैस कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पाराध्वनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो पाराध्वनिक तरंगे की आवृत्ति 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंग दैर्ध्य वाले आवृत्ति वाले को हम लोग किस में रखते हैं? पाराध्वनिक तरंगे रखते हैं। पाराध्वनिक तरंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को हम लोग अवश्रव तरंगे कहते हैं, अवश्रव तरंगे कहते हैं। और 20 से 20,000 के बीच वाले को हम लोग श्रव तरंगे कहते हैं। कौन सा तरंग? श्रव तरंगे कहते हैं। अच्छा, ध्वनि, तो ध्वनि का माध्यम बदल से ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। वहीं अम्लराज, तो अम्लराज किसे कहा जाता है? HCl और HNO3 के मिश्रण से क्या बनता है?
आम्लराज बनता है। क्या बनता है? इसमें 3 अनुपात में HCl और 1 अनुपात में HNO3 मिलाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या ये कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक पहला होता है मुख्य, उसके बाद द्विगसंगीय, उसके बाद चुंबकीय, उसके बाद चक्रण, ये 4 प्रकार की होती है। अच्छा, क्वांटम संख्या कहते किसको हैं ये भी समझ लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? द्विबंधन होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? द्विबंधन। तो एल्कीन का सूत्र भी हम लोग जान लेते हैं। तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। और इसका पहला तत्व होता है एथीन। क्या होता है? एथीन होता है, एथीन। C2H4। तो इसे हम लोग बॉन्ड इसका बना के देखते हैं। तो इसका जो बनेगा तो इसमें कौन सा बंधन पाया जाएगा? तो इसमें जो है द्विबंधन पाया जाएगा। कौन सा बंधन पाया जाएगा? द्विबंधन पाया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं एल्केन समूह, इसमें एक बंधन पाया जाता है। इसका CH4 उदाहरण में देख लेते हैं। तो इसमें जो है एक बंधन पाया जाएगा। कितना बंधन पाया जाएगा? एक बंधन पाया जाएगा। वहीं एल्काइन की बात करें तो उसमें त्रिबंधन पाया जाता है एल्काइन में। C2H2 जिसे हम लोग अगर करते हैं तो CnH2n-2 वो एल्काइन समूह में आते हैं। इसका पहला तत्व होता है इथाइन, जिसका केमिकल सूत्र होता है C2H2। इससे अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो इसमें कौन सा बंधन पाया जाएगा? इसमें त्रिक बंधन पाया जाएगा। कौन सा? त्रिक बंधन पाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन एवं बल में संबंध क्या होता है? तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। तो बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए। इनका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से अधिक होता है, ये गलत। इनका तरंगदैर्घ्य लाल से कम और पीले से अधिक, बिल्कुल गलत। इसका तरंगदैर्घ्य लाल से अधिक, ये भी गलत। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। वहीं सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? बैगनी का होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। और सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो यह किस नियम से संबंधित है? यह किरचॉफ नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात कर लेते हैं न्यूटन का नियम। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का गति का 3 नियम था। तीनों नियम हम लोग बहुत बार देखे हैं। उसके बाद स्टीफन का नियम। तो स्टीफन ने 1879 में नियम दिया था और उन्होंने क्या कहा था? किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का मान परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये किसका नियम था? स्टीफन का नियम था, ऊष्मा गतिकी का नियम। तो यही इसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है नदियों से निकलकर पहाड़ियों के सभी दिशाओं में फैल जाने वाले रूप चित्र क्या है? तो वह रूप चित्र होता है रेडियल। ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? रेडियल, जो सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? तो ये इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। कब? 7 जून 1975 को। 7 जून 1975 को खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच। इस मैच की रोमांचक बातें आप लोग जान लें। इसमें इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 334 रन बना दिए थे 60 ओवर में।
60 ओवर में कितने बनाए थे? 334 रन। जवाब में भारत जो है बहुत कम रन पे आउट हो गया। भारत 202 रनों से हार गया। 202 रन से भारत हार गया था। हारा क्यों? ओपनिंग करने उतरे थे हमारे गावस्कर साहब। उन्होंने 174 गेंद खेलकर मात्र 36 रन बनाए और अंत तक नॉट आउट रहे, और इन्हीं के कारण भारत वह मैच हार गया था। यह बहुत इंटरेस्टिंग मैच था दोस्तों। ये था एडुटेरिया का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, और अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।